प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इन दिनों आप अपने घर पर नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, अपने भाई बहनों से प्यार भरा झगड़ा भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने 1815 के बाद यूरोप में पनपे नए रूढ़िवाद, 1830 से 1848 के दौरान चले क्रांतियों के युग और जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के एकीकरण और उनके विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद पर बात की थी। आज हम इससे आगे चलते हैं और हमारा आज का पहला विषय है राष्ट्र का दृश्य निरूपण। प्यारे बच्चों, राष्ट्र एक अमूर्त अवधारणा है और आम लोगों को इसकी संकल्पना आसानी से नहीं समझाई जा सकती। एक पुस्तक दिखाई पड़ती है, इसलिए एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि पुस्तक क्या होती है, लेकिन एक राष्ट्र तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो फिर आम व्यक्तियों को कैसे समझाया जाए कि राष्ट्र क्या है? इस समस्या का समाधान करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने एक तरीका सोचा। उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया और एक महिला आकृति के रूप में उसका चित्र बनाया जाने लगा। यह महिला कोई वास्तविक महिला नहीं थी, अपितु राष्ट्र की अमूर्त अवधारणा को मूर्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक महिला को ही राष्ट्र के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था। अर्थात वह काल्पनिक महिला राष्ट्र का एक रूपक यानी कि एलेगरी बन गई थी। बच्चों, आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय आदि की अवधारणा को भी प्रतीकों के रूप में ही व्यक्त किया जाने लगा था। आप अपनी पुस्तक का चित्र 16 देखें। इसमें फ्रांस के गणतंत्र के प्रतीक के रूप में मारियान को दिखाया गया है। मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान को लाल टोपी, एक तिरंगे और एक कलगी के साथ दिखाया गया है। मारियान की प्रतिमाएं चौराहों पर लगाई गईं। सिक्कों तथा डाक टिकटों पर भी उसके चित्र छापे गए। यह सब इसलिए किया गया जिससे जनता इस एकता के प्रतीक को याद रखे और उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हो। बच्चों, अब आप चित्र 17 देखो। यह जर्मेनिया का चित्र है जो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मेनिया को ओक के पत्तों का ताज पहने दिखाया गया है, क्योंकि ओक के पत्ते नायकत्व और वीरता के प्रतीक हैं। चित्र 18 में जूलियस हबनर का प्रसिद्ध चित्र द फॉलन जर्मेनिया दिखाया गया है। 1848 में जब फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद का प्रस्ताव ठुकराकर जर्मनी का राजा बनने से इनकार कर दिया था, तो संपूर्ण जर्मनी निराश हुआ था। यह उसी निराशा को प्रकट करने वाला चित्र है। अब जरा चित्र 19 को देखो। यह चित्रकार लॉरेंज क्लासेन का प्रसिद्ध चित्र जर्मेनिया गार्डिंग द राइन है। इसमें जर्मन राष्ट्र की प्रतीक जर्मेनिया हाथ में तलवार लेकर राइन नदी पर पहरा देते हुए जर्मन राष्ट्र की रक्षा करते हुए दिखाई गई है। जर्मेनिया की तलवार पर लिखा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इसी प्रकार ब्रिटेन की रूपक ब्रिटानिया तथा इटली की रूपक ला इटालिया थी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ राष्ट्र को रूपक के रूप में दिखाने का चलन शुरू हुआ, जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक गहरा बनाया। अब बच्चों, हम अगले विषय पर आते हैं और वह है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम आपकी इतिहास की पुस्तक के पहले पाठ के अंतिम खंड पर आते हैं और अब हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संबंध पर चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश तक आते आते राष्ट्रवाद अब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध वाली आदर्शवादी
उदार लोकतांत्रिक भावना न रहकर एक संकीर्ण विचारधारा बन चुकी थी, जिसके सीमित साध्य या लक्ष्य थे। हम देखते हैं कि इस अवधि में विभिन्न राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अधिक और अधिक असहिष्णु होते जा रहे थे और कभी भी परस्पर युद्ध के लिए तैयार रहने लगे थे। बच्चों, इस समय हमें यूरोप में एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है। बड़ी यूरोपीय शक्तियां अपने साम्राज्यवादी हितों को विस्तारित करने के लिए अपने प्रजाजनों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं से खेलने लगीं। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर दूसरे देशों पर कब्जा करने और एक देश के लोगों के एक वर्ग की भिन्न राष्ट्रीयता का हवाला देकर उन्हें अपने देश से अलग होने के लिए भड़काने के खेल यूरोप के रंगमंच पर बड़े पैमाने पर खेले जाने लगे। बच्चों, 1871 के बाद से यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन क्षेत्र बन गया। यहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि बाल्कन देश कौन कौन थे। रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मकदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो जैसे देश बाल्कन देश कहलाते हैं। बच्चों, इन बाल्कन देशों के निवासियों को स्लाव कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी स्वतंत्रता या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया और यह सिद्ध करने के लिए कि कभी वह स्वतंत्र थे, उन्होंने इतिहास का प्रयोग किया। बच्चों, बाल्कन शीघ्र ही गहन संघर्ष का क्षेत्र बन गया, क्योंकि वहां विभिन्न स्लाव राष्ट्रीयताएं अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए परस्पर संघर्ष करने लगी। बच्चों, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। बाल्कन क्षेत्र बड़ी यूरोपीय शक्तियों जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच प्रतिस्पर्धा का भी रंगमंच बन गया था। प्रत्येक बड़ी यूरोपीय शक्ति अधिक से अधिक उपनिवेश हासिल करके अपना साम्राज्य बढ़ाना गौरव की बात मानती थी। आप जरा अपनी पुस्तक के चित्र 20 को देखिए। ब्रिटिश राष्ट्र की प्रतीक ब्रिटानिया अपने उपनिवेशों पर शासन करते हुए किस शान से बैठी है। विश्व पर प्रभुत्व ब्रिटेन के राष्ट्रीय गौरव के आधार के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में युद्धों की एक श्रृंखला ही प्रारंभ हो गई, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। अतः बच्चों, हम देखते हैं कि जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया तो इसने 1914 में यूरोप को एक महाविनाश के गर्त में ढकेल दिया। अब बच्चों, जरा एक नज़र हम भारत जैसे यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशों पर भी डाल लें। इन उपनिवेशों में राष्ट्रवाद मूलतः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के कारण पनपा। यूरोप के राष्ट्रवादी विचारों की पूरी नकल तो कहीं और नहीं की गई। अन्य सभी देशों में उनका अपना स्वयं का एक विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित हुआ, लेकिन इस विचार को स्वाभाविक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि सभी समाजों का संगठन राष्ट्र राज्य के रूप में ही होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ पर आधारित परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको भली प्रकार से स्पष्ट हो जाए कि इस पाठ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। यूरोप में 19वीं सदी के दौरान नारी की छवि किस प्रकार राष्ट्र का रूपक बनी? तो बच्चों, ये आपका प्रश्न है, जरा विश्लेषण कीजिए इस पर। इस प्रश्न को सुनकर आपको कुछ विचार आया कि इसके उत्तर में क्या लिखा जाना चाहिए? बच्चों, बहुत ही आसान है। हमने चर्चा की थी कि फ्रांस की मारियान, जर्मनी की जर्मेनिया, ब्रिटेन की ब्रिटानिया
और इटली की ला इटालिया की। वह किस प्रकार अपने राष्ट्र की प्रतीक बनी, वहाँ के लोग उन प्रतीकों से कैसे जुड़े, उन प्रतीकों की मूर्तियों को कैसे चौराहों पर लगाया गया, उनकी डाक टिकट जारी की गए आदि। इन्हीं सब बातों को लिखना है आपको और हो जाएगा आपका उत्तर तैयार। तो बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? बच्चों, यही प्रश्न एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेपोलियन द्वारा अपने नियंत्रित क्षेत्रों में शुरू किए गए किन्हीं 5 सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, कैसे देंगे आप इस प्रश्न का उत्तर? आसान है। नेपोलियन ने 1804 की नेपोलियन कोड लागू की, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए, कानून के समक्ष बराबरी की अवधारणा लागू की, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त किया और यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए। पूरे साम्राज्य में एक जैसे मानक भार, नापतोल की प्रणाली लागू की। तो बच्चों, बस यही सब लिखना है और हो जाएगा आपका एक बेहतरीन उत्तर तैयार। बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो बच्चों, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप सबको ही आता होगा। जी हां, सही कह रहे हैं आप। इसका उत्तर है काइजार विलियम प्रथम। तो बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू की कल्पनादर्शी दृष्टि क्या थी? उन 3 अभिव्यक्तियों की चर्चा कीजिए जिन्हें उसने अपने प्रसिद्ध फर्स्ट प्रिंट में दर्शाया है। तो बच्चों, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? बता सकते हैं? जैसा कि हम इस पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में 4 प्रिंटों या चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। उनमें से पहला प्रिंट वही है जो आपकी पुस्तक का पहला चित्र है। फ्रेडरिक सारियू की कल्पना दृष्टि में यूरोप का गठन ऐसे राष्ट्र राज्यों से हुआ है जिनका अपना ध्वज और राष्ट्रीय पोशाक हैं। अपने फर्स्ट प्रिंट में उसने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न आयु के स्त्री पुरुषों के विभिन्न समूहों को स्वतंत्रता की मूर्ति के समक्ष रैली करते दिखाया है, जो स्वतंत्रता की मूर्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं जो हैं, पहली, अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र बन चुके हैं। इससे अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी राष्ट्र बने। दूसरी बात ये बच्चों, फ्रांस के हाथ में तिरंगा झंडा है जो अन्य देशों को भी क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। और तीसरी बात है बच्चों, जर्मनी के लोगों के हाथों में विभिन्न रंगों के झंडे लोगों में एकता की आवश्यकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और चौथी बात है, ईसा मसीह, संत तथा देवदूत विश्व के समस्त देशों के बीच बंधुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, अब आता है हमारा अगला प्रश्न। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था? तो बच्चों, बताइए क्या बदलाव हुआ था? आसान है। पूरे यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी और गणतंत्रात्मक सरकारों का महत्व बढ़ने लगा। तो बच्चों, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसान है बच्चों, राजतंत्र को समाप्त करके प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपना, यही उद्देश्य था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। रूपक यानी एलेगरी से क्या अभिप्राय है? इसके स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बच्चों, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, राष्ट्र, लालच, ईर्ष्या
इत्यादि को एक व्यक्ति या वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रूपक या एलेगरी कहते हैं। एक रूपात्मक कथा के दो अर्थ होते हैं, पहला शाब्दिक और दूसरा सांकेतिक। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रांस राष्ट्र को मारियान, जर्मन राष्ट्र को जर्मेनिया, इटली राष्ट्र को ला इटालिया और ब्रिटिश राष्ट्र को ब्रिटानिया द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था। तो बच्चों, अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा प्रश्न है, पूरे यूरोप में 1830 से 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम लिखिए। तो बच्चों, बताइए वह घटना कौन सी थी? जी हाँ, सही याद आ रहा है आपको, वह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। तो आइए बच्चों, एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुखाम हो जाता है, समझाइए। बच्चों, आपको याद होगा कि यह बात ऑस्ट्रिया के शासक ड्यूक मेटरनिख ने कही थी। उनका आशय था कि यूरोप की राजनीति, समाज, संस्कृति और फैशन पर फ्रांस का बहुत प्रभावशाली नियंत्रण, प्रभुत्व और प्रभाव है। जो कुछ फ्रांस में घटित होता है उसका प्रभाव यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ता है और वह भी फ्रांस की नकल करते हुए वैसा ही करने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जब जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई और बुर्बों वंश के शासक को हटाकर लुई फिलिप को राजा बनाकर संवैधानिक राजतंत्र का गठन किया गया, तो इसका प्रभाव यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ा, जिससे ब्रसल्स में भी एक क्रांति हो गई और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो बच्चों, एक अन्य प्रश्न देखते हैं। मैजनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है, यह कथन किसने और क्यों कहा? तो बच्चों, बताइए तो जरा इस प्रश्न का उत्तर। हमने इस पर पहले चर्चा भी की थी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह कथन ऑस्ट्रिया के शासक ड्यूक मेटरनिख ने मैजनी के बारे में कहा था। मैजनी इटली ही नहीं अपितु पूरे यूरोप का एक जबरदस्त क्रांतिकारी था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था से जुड़ा हुआ था। उसने मार्सेल्स में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं का गठन किया, जिनके सदस्य और समर्थक पूरे यूरोप में फैले हुए थे। उसने इटली के एकीकरण के लिए 1830 और 1848 में क्रांतियां की। वह राजतंत्र का कट्टर विरोधी था और उसके खिलाफ लगातार विद्रोह भड़काता रहता था तथा चारों ओर लोकतांत्रिक गणराज्य का विचार फैलाता था। इसी कारण से सभी निरंकुश राजा उससे बहुत डरते थे और इसीलिए ड्यूक मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा था। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न है, पोलैंड के राष्ट्रीय एकीकरण का तरीका जर्मनी और इटली के तरीके से भिन्न था, समझाइए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे, बताइए तो जरा। आप इस पर व्यापक चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि यूरोप की बड़ी शक्तियां रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने 18वीं सदी के अंत तक पोलैंड के भूक्षेत्र को आपस में बांट लिया था और अब पोलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं रहा था। लेकिन फिर भी पोलैंड की राष्ट्रवादी भावनाएं संगीत और भाषा के माध्यम से जीवित रहीं। कैरोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत से पोलोनेज और मजूरका जैसे लोक संगीतों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया था। जब रूस ने पोलिश क्षेत्रों पर पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा थोपने की कोशिश की, तो पोलैंड के लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया था और वह अत्याचार सहने के बावजूद अपनी पोलिश भाषा का प्रयोग करते रहे। इस प्रकार रोमानीवादी भावनाओं ने पोलैंड में राष्ट्रीय एकीकरण को बल दिया। दूसरी ओर जर्मनी और इटली में रोमानीवाद से बिल्कुल उलट बिस्मार्क और कैवूर की कूटनीति, युद्ध, सेना, राजनीति आदि के प्रयोग से राष्ट्रीय एकीकरण किया गया।
तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का यह पहला पाठ समाप्त होता है। आशा है आपने इस चर्चा का भरपूर आनंद उठाया होगा और ढेर सारा सीखा भी होगा। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी पढ़ाई भी जमकर करते रहिए। और हाँ बच्चों, जिन प्रश्नों पर हमने आज चर्चा की है, उनके उत्तरों को अपनी पुस्तक की सहायता से अपनी नोटबुक पर लिखिए भी जरूर और अपने शिक्षक या शिक्षिका जी को भेजकर उसकी जांच भी अवश्य करवाइए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।